जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए मिसलेनियस के अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ें। प्लेलिस्ट पूरी मिसलेनियस की बनी हुई है। यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये, आरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो मिसलेनियस के दोनों ही में 15+ सवाल आते हैं, तो अच्छे से बस इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा चीज़ें कवर हो जाएंगी। और साथ में मिसलेनियस के PYQ और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं करा ही रहा हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब बाकी आपको अगर इसकी PDF चाहिए, मिसलेनियस की पूरी लिस्टिंग चाहिए, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, तो एक ही जगह पे लेके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन वालों के पास जो जॉब में है उनके पास इतना आप समय नहीं कि NCERT पढ़ें, फिर बेसिक बुक पढ़ें, रेफरेंस बुक पढ़ें, नहीं। उनको चाहिए एक बेहतर गाइडेंस, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म। आपको पूरे नोट्स कंसाइज फॉर्म में बेसिक भी दिए जाते हैं, एडवांस भी दिए जाते हैं। लिस्टिंग के फॉर्म में जो प्री के लिए ज़रूरी वो दे देंगे, और मेंस के लिए जो ज़रूरी है वो दे देंगे। आराम से बस उसको पढ़िए, वीडियो क्लासेस देंगे वो देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, बस। और आपको कुछ नहीं खरीदना है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। द स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी इज केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। हाईएस्ट लिटरेसी इन यूटी इज पुडुचेरी। 9 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम होते हैं उन्हें साक्षर कहते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है ये आपको पहचानना है। तो काफ़ी आसान है। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरल की है, बिल्कुल ठीक है। और पुडुचेरी जो है यूटीज़ में लिटरेसी में सबसे ज़्यादा रेट पे है। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता यूटी में अगर देखेंगे आप तो लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लक्षद्वीप में। और 9 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति को जो पढ़ लिख लेते हैं उनको कहते हैं साक्षर, ये गलत है। क्योंकि 9 नहीं, 7 वर्ष और उससे ज़्यादा के लोग अगर पढ़ लिख लें तो उनको लिटरेट माना जाता है। 9 वर्ष नहीं, कैप है 7 वर्ष, यानी 2 और 3 गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 और 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू यूपी सेंसस 2011। कुल शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के पहले स्थान पर है। यूपी रैंक फर्स्ट इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन। कुल ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में यूपी रैंक फर्स्ट। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 77.73% है। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज 77.73%। तो कौन सा इसमें गलत होगा आपको ये बताना है। तो बेहद ही देखिए, इसमें एक चीज़ का करेक्शन जो है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 गलतियाँ हो रही हैं। कारण क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? क्या 77.73% है? नहीं, यूपी की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 22.27% है। और 77.73% जो है ये रूरल पॉपुलेशन है, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो है, रूरल पॉपुलेशन 77.73% है। अब यहाँ ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कुल शहरी जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले पे है? नहीं, यूपी शहरी पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है। और ये भी ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो गया। और ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले पे है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट करवा दिया आपको, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63, जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और भारत की साक्षरता दर 74.04% है। और चौथा कह रहा है, भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% और भारत की महिला साक्षरता दर 65.46%। इंग्लिश में अगर देखें तो एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेस्ट बंगाल। India's literacy rate is 74.04%. The male literacy rate of India is 82.14%, while
द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 65.46। बताइए कौन सा गलत है। देखिए बेहद आसान था। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल की नहीं बिहार की है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी की कहते किसको हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं। भारत की लिटरेसी रेट 74.0% है, 0.4, ये जरूर याद रखना, जिसमें से मेल लिटरेसी 82.14 और फीमेल लिटरेसी 65.46। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूपी सेंसस 2011। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मेरठ, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध नगर, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मेरठ, हाईएस्ट सेक्स रेशियो गाजियाबाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला बिल्कुल सही है कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में दर्ज की गई है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये मेरठ का नहीं है, ये गाज़ियाबाद का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? गाज़ियाबाद का। और लिंगानुपात के मामले में अगर आप देखेंगे कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये जौनपुर है। जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं। कौन है? जौनपुर, ठीक है। जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 65 नंबर पे आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गलत विकल्प बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इंग्लिश में देखें तो लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम, लीस्ट पॉपुलस यूटी पुडुचेरी, स्टेट विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट नागालैंड, यूटी विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट लक्षद्वीप। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये बिल्कुल सही है। सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी जो है वो पुडुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में हुई है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला यूटी लक्षद्वीप है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 में। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूपी सेंसस 2011। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला सहारनपुर है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। इंग्लिश में देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? देखिए सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है वो प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक, सहारनपुर में नहीं है। और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन गाज़ियाबाद में है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर, और सबसे जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है बलरामपुर, ठीक है। यूपी सेंसस के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद जरूर रखना जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाकी यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस, ये मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लेना उसको। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य गोवा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगर इंग्लिश में देखें तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट मेघालय, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी गोवा, लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश। बताओ भैया कौन सा गलत है? तो बहुत ही आसान है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो गोवा नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो देखने को मिलेगी वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, मात्र 17-18 के आसपास है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी सही है भाई, मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, और शिशु लिंगानुपात वाला राज्य सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यूपी सेंसस 2011 के संबंध में गलत बताना है, कौन सा गलत है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला हमीरपुर, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला सोनभद्र, और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला बागपत। अगर इंग्लिश में देखें, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन सीतापुर, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र, और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन बागपत। तो यहाँ पे देखिए गलत जो है ये बी हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या वाला जिला है वो बागपत है। कौन है? बागपत।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन बागपत होना चाहिए यहाँ, ना कि हमीरपुर। बाकी सही है। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन जो यूपी में देखने को मिलती है सीतापुर में, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन बागपत में है। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र में है और सबसे कम एसटी पॉपुलेशन बागपत में है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, एससी ऐसे लिख लो, सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, सीतापुर। ठीक, सबसे कम कहाँ है, बागपत। ऐसे एसटी लिख लो, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सोनभद्र, और सबसे कम कहाँ है, बागपत। 69 पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है। इसकी स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य कम विकसित देशों को सहायता प्रदान करना है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर वही इंग्लिश में देख लें तो कह रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मर्जिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड द यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड। इट वॉज established by General Assembly of United Nations in 1966. It aims to providing help to less developed countries and its headquarter in New York, USA. तो काफ़ी अच्छा सवाल है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लेके, यूएनडीपी को लेके कौन सा सही है, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है वो। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय के संबंध में सही विकल्प चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसे शरणार्थी की सुरक्षा और दुनिया भर में शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंग्लिश में देखें अगर तो क्या कह रहे हैं, इट वॉज established on December 14, 1950 by UN General Assembly. It is mandated to lead and coordinate international action to protect refugees and resolve refugee problem worldwide. Its primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. Its headquarter is in Geneva, Switzerland. तो कौन सा सही है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ को लेके, तो बिल्कुल इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यूज़ में ये बना हुआ है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संबंध में सही विकल्प चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. It works with a vision to provide fundamental rights and freedom to all people around the world to create a better place. Its main objective is to maintain harmony and peaceful relation between countries around the world. It ensures that people can live a dignified life and do not become victims of any kind of exploitation. तो इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व भर के सभी लोगों को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के देशों के बीच सद्भाव और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि लोग सम्मानजनक जीवन जी सकें और किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो। तो देखिए 2, 3, 4 तो इसका सही है। हेडक्वार्टर जो है इसका वो लंदन में है, ठीक है, लंदन में है, यूके में, ना कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बस ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। G20 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रत्येक वर्ष होने वाली अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं करता है? G20 डज नॉट इन्वाइट विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू पार्टिसिपेट इन इट्स मीटिंग टू बी हेल्ड ईच ईयर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको पहचानना है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि G20 आपको पता होगा, G20 में आते हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। कौन आता है? 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन आता है, पहली चीज़। दूसरा, G20 का जो आपको याद रखना है G20 के बारे में, वो ये कि जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है वो इन कंट्रियों का 75%, पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है 75% तो इन्हीं का है। ठीक है, और इनकी जो GDP है वो वर्ल्ड की GDP में 85% है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना, 85% टू द वर्ल्ड GDP। ठीक है, दुनिया की 85% GDP इन्हीं की है, और इनके स्पेशल इन्वाइटीज़ ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन भी होता है इसका, जैसे UN दिया होता,
UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक भी होता है, वर्ल्ड बैंक भी है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं इसके स्पेशल ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2023 में जारी समुद्री परिवहन की समीक्षा 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 10 साल पहले की तुलना में 20% अधिक था। द ग्रीन हाउस गैस emission from the international shipping had been 20% higher than that in 10 years before, as per the Review of Maritime Transport 2023. In 2023 issued which among the following international organization? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड थे। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसके देशों की कुल जनसंख्या 662 मिलियन है। इंग्लिश में देखो तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान वॉज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड थाईलैंड। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया। इट्स कंट्रीज हैव टोटल पॉपुलेशन 662 मिलियन। कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा ये आपको पहचानना तो बहुत ही आसान है दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो है, क्योंकि इंडोनेशिया है 22 का फाउंडिंग मेंबर, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम नहीं है, थाईलैंड भी है। वियतनाम की जगह यहाँ सिंगापुर होना चाहिए, ठीक है, सिंगापुर। ये सब फाउंडिंग मेंबर है जो आपको आसियान कंट्रीज में याद रखने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में सही है और टोटल पॉपुलेशन 662 मिलियन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के संबंध में सही विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प सही है? पहला, इट वॉज ओरिजिनली नोन एज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। दूसरा, इट वॉज फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तीसरा, इट वॉज फाउंडेड टू प्रोवाइड एमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रेन एंड मदर्स इन कंट्रीज दैट हैड बीन डेवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। चौथा, इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, USA। हिंदी में देखें तो इसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो कौन सा इसका सही है प्रश्न आपको ये बताना है। तो चारों ही देखिए सही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को लेके, चारों सही हैं इसके ऑप्शन। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों।